नमस्कार। पेश आज का विज्ञान का पॉइंट और स्वाभाविक है हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बड़े फेरबदल की। और मैं उसमें बहुत सारी बातों का आकलन आप देखेंगे, लेकिन कुछ बड़ी बातें मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। बड़े पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से हैं मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए ये है कि वो लोग नहीं जो कि इस सरकार में आए हैं, बल्कि वो लोगों का बड़ा पॉइंट मुझे नजर आता है जो इस सरकार से हटाए गए हैं। मिसाल के तौर पर ये सरकार में का एक हिस्सा ये मान रहा है कि कोरोना की, कोविड की सेकेंड वेव की जो हैंडलिंग है वो ठीक नहीं थी, वो इनएफिशिएंट थी, इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन बाहर हो गए। ट्विटर के साथ झगड़ा जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, ये लाजमी है कि कोई भी अगर व्यवसाय इस देश में करना चाहेगा तो इस देश के कानून को फॉलो करेगा। लेकिन क्या कोई और रास्ता हो सकता था? क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि को झटका लगा है? क्या इसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशन है, वहां तक के प्रभाव है? इन सब को देखते हुए रविशंकर प्रसाद जो है वो इस कैबिनेट से बाहर हो गए। यानी कि बड़ा कड़वा और सीधा सा संदेश है। प्रकाश जावड़ेकर की भी स्थिति आप देख रहे हैं। बड़ा सीधा सा और कड़वा सा संदेश है कि अगर आप अपने काम में कामयाब नहीं है तो आपके लिए जगह नहीं बन पाएगी इस कैबिनेट में। और ये संदेश एकदम स्पष्टता खुद नरेंद्र मोदी ने अपने इस फेरबदल से साफ तौर पर दे दिया है। दूसरी बात जो बिल्कुल साफ नजर आती है मुझे वो ये है कि एक वक्त के साथ बदलाव है, जैसे हम अंग्रेजी में जेनरेशनल शिफ्ट कहते हैं। युवा लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है, उनकी नुमाइंदगी बढ़ी है, उसको बहुत ध्यान में रखा गया है। उनको मौका दिया जाएगा। अगले 6 से 7 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक किस्म से जिसे कहते हैं ना, सरकार की बात पहुंचाने का कार्यक्रम। ये इसका मतलब ये माना गया है कि सरकार जो कर रही है उसकी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक आउटरीच प्रोग्राम जैसा जो होता है वो है, ताकि नए चेहरों को लाकर एक वक्त के साथ एक पीढ़ी का बदलाव लाकर, एक जनरेशनल शिफ्ट लाकर और स्पष्ट करें और साफ करें कि हम किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एकदम साफ नजर आता है। ये एकदम साफ नजर आता है कि एक मेकओवर है, ये एक बड़ा बदलाव है जो छवि को ध्यान में रखते हुए, आने वाले वक्त में छवि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और जिसका असर, कोशिश होगी, प्रयास ये होगा, वेस्ट बंगाल में भी क्या हुआ, किस तरह से हार हुई सबको याद है। प्रयास ये होगा कि इसका असर सही हो और भारतीय जनता पार्टी इसका ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा, सियासी लाभ अपने लिए उठा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मेरे हिसाब से। चौथा पॉइंट जो बिल्कुल साफ मुझे नजर आता है वो ये है कि राजनीति वो पिछड़े वर्ग की, बैकवर्ड पॉलिटिक्स पर फोकस होगा। ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन एक तरह से इसको दोबारा रिफोकस करके बताया गया है। 20 SC ST चेहरे जो हैं वो मंत्री बनाए गए हैं। और ये सब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, बल्कि बाकी राज्यों को भी ध्यान में रखकर किया गया है। खाली उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश एक बड़ी प्राथमिकता है, एक बिग प्रायोरिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, गुजरात से भी आप देखिए किस तरह का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तो है ही है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बैकवर्ड पॉलिटिक्स, यहां से आगे बैकवर्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पारंपरिक छवि जो है वो सवर्ण की रही है। एक समय में जो है इसको ब्राह्मण बनियों की पार्टी के हिसाब से देखा जाता था। ये 90 के दशक की मैं बातें कर रहा हूं। तो ये बदलाव ये पहले हो चुका है, इसको वापस रीइंफोर्स किया गया है और इस बदलाव को लाने की कोशिश की गई है और उसको चेहरों के जरिए बताने की कोशिश की गई है नरेंद्र मोदी की इस कैबिनेट के फेरबदल में। तो बहुत स्पष्ट है ये कुछ पॉइंट्स। हालांकि संतुलन बीजेपी को अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ भी बैठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको वो संतुलन नहीं बैठाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो फोकस है राजनीतिक, वो चुनावों को देखते हुए है, बिल्कुल स्पष्ट चुनावों को देखते हुए है और उसके हिसाब से बैकवर्ड पॉलिटिक्स, पिछड़े वर्ग की राजनीति को देखते हुए। तो ये कुछ बहुत सीधी और कड़वी बातें हैं जो निकल कर आती हैं, लेकिन ये मेरा पॉइंट इसलिए मुझे लगता है सही साबित होगा क्योंकि इसकी आकलन पर आधारित बीजेपी उम्मीद करेगी कि उसके लिए बड़े राजनीतिक परिवर्तन आने वाले वक्त में क्या आते हैं और बड़े चुनावी लाभ उसके लिए क्या निकल कर आते हैं। ये था मेरा पॉइंट।